वेलकम टू सुपर क्लासेस। माई सेल्फ समर प्रताप सिंह। देखिए, अब तक हमने 10th क्लास साइंस का चैप्टर 3 धातु और अधातु इसके दो पार्ट देख चुके हैं, जिनमें हमने धातु अधातु क्या होते हैं, उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुणधर्म, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखी थी। इस पार्ट 3 में हम देखेंगे कि धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा हम इसमें यह भी देखेंगे कि धातुओं को संक्षारण से कैसे रोका जाता है। ठीक, तो ये जो बचा हुआ जो पार्ट है इस चैप्टर का, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और इसमें हमारे ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो पिछली जो दो वीडियो हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें से आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, फिर इस चैप्टर को देख। अब देखो, इस पार्ट में हमारा सबसे पहला पॉइंट है धातुओं की प्राप्ति या उत्पत्ति या धात्विकी। कई सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, बोर्ड में नए नए वर्ड्स आते रहते हैं जो हमें लगता है कि ये नए नए क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने पढ़े नहीं है। दरअसल क्या है कि हम सारे वर्ड्स देखते ही नहीं है। ठीक है ना, तो एक वर्ड्स के कई पर्यायवाची वर्ड्स होते हैं, और बोर्ड्स क्या करते हैं कि ये इन्हीं पर्यायवाची वर्डों को यूज कर करके नए नए क्वेश्चन बनाते रहते हैं, और हमें लगता है ये बाहर से आ गया। दरअसल बाहर से नहीं होता, ये एक ही वर्ड के कई पर्यायवाची वर्डों का यूज करना होता है, तो हमें उन सबको ही एक नज़र में देखना होता है। तो धातुओं की प्राप्ति भी बोल सकते हैं, धातुओं की उत्पत्ति बोल सकते हैं, या धात्विकी भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये जो धात्विकी है या धातुओं की जो प्राप्ति है, ये कहाँ से होती है? तो देखिए, धातुओं की जो प्राप्ति होती है वो मुख्य रूप से दो स्रोतों से होती है। पहला है हमारा खनिज और दूसरा है हमारा अयस्क। ये खनिज और अयस्क होते क्या हैं? देखिए, ये लगभग दोनों एक ही चीज होते हैं। जमीन में से निकाले जाते हैं, जैसे माइनिंग की जाती है ना, जमीन में से खोदा जाता है, फिर उसमें से मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं, खनिज निकाले जाते हैं। तो देखो, होता क्या है, खनिज जो होता है उसमें हमारी धातु की मात्रा होती है, ठीक है, और गंदगी होती है। इसके अलावा अयस्क जो होता है वो भी वही चीज होती है। फिर दोनों में डिफरेंट क्या है? खनिज और अयस्क में सिर्फ इतना सा डिफरेंट है कि अयस्क में धातु ज्यादा मिलती है और खनिज में धातु कम मिलती है। तो इस खनिज को प्राप्त करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, धातु की मात्रा कम होगी। जब हम माइनिंग करेंगे और खनिज को लेके आएंगे और उससे जब धातु निकालेंगे, तो उसमें हमारा जितनी की धातु नहीं होती उससे ज्यादा खर्चा आ जाएगा। इसलिए हम खनिजों से धातु बहुत कम प्राप्त करते हैं। वो बात अलग है, मजबूरी में करना पड़े, ठीक है ना, जब नहीं मिलती है तो खनिजों से भी कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली हम कहाँ से लेते हैं? अयस्कों से लेते हैं, क्योंकि अयस्कों से धातु की मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है। इसके अलावा ये ज्यादा लाभकारी भी होता है। जब ज्यादा धातु निकलेगी तो लाभकारी भी होगा, ठीक है ना। ये जो अयस्क हैं ये एक तरह से खनिज ही होते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी अयस्कों को हम खनिज कह सकते हैं, लेकिन सभी खनिजों को अयस्क नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि अयस्क क्या होते हैं, इसमें धातु होती है, तो इनको हम खनिज कह सकते हैं। लेकिन खनिजों को अयस्क नहीं बोलेंगे, क्योंकि खनिज में धातु की मात्रा कम होती है, जबकि अयस्क में धातु की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए सारे खनिज या खनिजों को हम अयस्क नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कभी कभी अंतर आता है कि खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए, तो उसमें ये कई सारे अंतर चाहिए होते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, कॉपर का जो अयस्क है वो क्या है? क्यूप्राइड, ठीक है। कॉपर ग्लास वगैरह और भी होते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। इनको आप नोट्स के रूप में उतार सकते हैं, ठीक है ना। यही संपूर्ण नोट्स होंगे, इसके अलावा कोई और नोट्स कहीं और से बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये जो नोट्स चलेंगे यही पूरे अपने आप में सफिशिएंट होंगे। इसमें ना कोई छूटेगा ना कुछ। एनसीईआरटी की सारी एक्टिविटी, एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में आने वाला है, वो सब होगा इसमें, ठीक है। तो देखिए, जब हम खनिज या अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं तो उसमें कुछ गंदगी भी प्राप्त होती है। उस गंदगी को हम साइंस की भाषा में गंदगी न कहकर कहते हैं उसको हम गैंग, ठीक है। गंदगी को क्या बोलेंगे? गैंग। तो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को ही क्या कहते हैं? गैंग होते हैं। अब ये अशुद्धि क्या हो सकती है? ये मिट्टी हो सकती है, पत्थर हो सकते हैं, रेत हो सकती है, ठीक है। ये सारी गंदगी हमारी इसमें हो सकती है। तो ये हमारे दो स्रोत हैं जहां से हमें धातु प्राप्त होती हैं। मान लो ये दो स्रोत हमें मिल गए, मान लो हमें अयस्क मिल गया। अब उस अयस्क से धातु कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसको हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, धातुओं की प्राप्ति।
तो धातुओं की प्राप्ति कैसे करते हैं, ये क्या थे, धातु की प्राप्ति के स्रोत, मतलब ये धातु हमें कहाँ से मिलती है, इसमें क्या पढ़ेंगे, धातु की प्राप्ति कैसे करते हैं, ये जो हमें स्रोत मिले हैं इनसे धातु कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए धातु की प्राप्ति जो होती है वो नॉर्मली 3 चरणों में होती है। पहला है अयस्कों का सांद्रण, इसको समृद्धिकरण भी बोल देते हैं, ठीक है ना, पेपर में कभी समृद्धिकरण आ जाता है, कभी कभी सांद्रण भी आ जाता है। दूसरा चरण होता है धातुओं का निष्कर्षण और तीसरा होता है धातुओं का परिष्करण या शोधन। इनको हमें डिटेल में देखना है। देखिए धातुओं की प्राप्ति को हमने फिर से लिख लिया है, ठीक है, और फुल डिटेल में। तो ये धातुओं की प्राप्ति कितने चरणों में होती थी, 3 चरणों में। कौन कौन सी देखी थी हमने, अयस्कों का सांद्रण, धातुओं का निष्कर्षण और तीसरा धातुओं का परिष्करण या शोधन, ठीक है। इसी में से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए सबसे पहला है हमारा अयस्कों का सांद्रण या समृद्धिकरण। देखिए ये क्या होता है, अयस्क जब हम लेके आते हैं तो उसमें गंदगी भी होती है बहुत सारी, तो उस गंदगी को अयस्क से अलग करना ही क्या कहलाता है, हमारा अयस्क का सांद्रण कहलाता है, ठीक है। अब ये जो गंदगी अलग करते हैं कैसे कर सकते हैं, अगर पानी में घुलनशील कोई गंदगी है तो उसको पानी में भिगो के अलग कर सकते हैं, क्योंकि धातु तो अपनी सेफ रहेगी, वो तो घुलेगी नहीं, तो जो घुलनशील गंदगी है वो घुल के अलग हो जाएगी। इसके अलावा चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है, एक इस तरह से 2 व्हील होते हैं और इसके ऊपर एक पट्टा लगा रहता है और इस पट्टे पर जो अयस्क होता है इसका बारीक चूरा पीसकर इसके ऊपर से डाला जाता है। तो जब ये व्हील घूमता है तो ये चूरा इसके साथ नीचे गिरता है और यहाँ पर हम लगा देते हैं एक मैग्नेट, चुंबक, शक्तिशाली चुंबक। अच्छा ये जो तरीका अपनाते हैं ये हम लोहा प्राप्त होने वाले जो अयस्क होता है जैसे हेमेटाइट्स वगैरह उसके लिए यूज करते हैं, या जिन अयस्कों से हमें लोहा प्राप्त होता है उसके लिए हमारा चुंबकीय पृथक्करण विधि यूज होती है। तो इसमें जब लोहा मिला होगा तो गंदगी क्या होगी, यहाँ से नीचे गिर जाएगी और जो लोहा होगा वो इस चुंबक की वजह से अट्रैक्ट होकर इस चुंबक की तरफ गिरेगा। तो इससे क्या होगा, गंदगी यहाँ गिर जाएगी और लोहा इधर की तरफ आ जाएगा, चुंबक की तरफ खींचकर। तो ये हमारी चुंबकीय पृथक्करण विधि है। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना, उसके द्वारा हम अलग कर सकते हैं, या उसको पीस लो और फिर उसको छान लो तो उससे भी बहुत सारी गंदगियां अलग हो सकती हैं। तो ये बहुत सारी विधियां हैं जिससे हम अयस्कों का सांद्रण कर सकते हैं। सांद्रण मतलब अयस्क को काफी हद तक साफ कर सकते हैं, उसमें से गंदगी को निकाल सकते हैं। अब धातु दूसरा पॉइंट है हमारा, ये कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे धातुओं का निष्कर्षण या धातु कर्म। इसमें क्या करते हैं, हम धातुओं को अलग करते हैं बिल्कुल और बाकी गंदगियों को अलग करते हैं। तो देखो ये होता है हमारा 3 तरह से, ठीक है। धातुओं का निष्कर्षण कितनी तरह से होगा, 3 तरह से, 1 2 3। पहला है अधिक क्रियाशील धातुओं को कैसे अलग करना है, दूसरा मध्य क्रियाशील धातुओं को कैसे अलग करना है और तीसरा हमारा है कम क्रियाशील धातुओं को अलग कैसे करना है। तो देखो ये क्रियाशील धातुएं क्या है, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारी धातुओं की श्रेणी होती है। जैसे हमने देखा था लिख बा सर, ये हमारी ट्रिक थी जिसके द्वारा हम लिखते थे, ठीक है। ये ट्रिक हमने पिछली वीडियो में बता चुकी है, तो उसका यूज करके ये सीरीज बनाते हैं। सर का ना मग अलमन जन कर पी कद को नी सन पीवे एच सी यू एच जी ए जी पीटी और एयू, ये हमारी धातुओं की सक्रियता श्रेणी थी, ठीक है। धातुओं की सीरीज थी जो क्रियाशीलता के आधार पर या अपचन विभव के आधार पर बनाई गई थी। तो देखो इसमें क्रियाशील धातुएं कौन सी होती हैं, ऊपर वाली, और मध्यम कैटेगरी जो होती है मध्यम क्रियाशील वाली वो कौन सी होती हैं, बीच की, और अधिक क्रियाशील हमारी ये होगी, मध्यम क्रियाशील ये होगी, और सबसे कम क्रियाशील होती हैं ये वाली, ठीक है। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि एल तक हो, ये थोड़ा बहुत इधर उधर फ्लक्चुएट करती हैं, ठीक है ना। ये जैसे एल है,
ये कभी कभी इसके द्वारा भी कर सकते हैं हम और इसके द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा वेरिएशन रहता है। तो हम क्रम बाई क्रम देखेंगे। सबसे पहले क्रियाशील धातुओं को देखेंगे, ये कैसे पृथक की जाती हैं। तो देखो, जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं जैसे LiK, Ba, Sr वगैरह, इनको कैसे अलग करते हैं। तो इनको हम करते हैं विद्युत अपघटन द्वारा। तो देखिए, विद्युत अपघटन में एक हम कैथोड और एनोड को उसी के लवण के विलयन में डालकर विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो उससे क्या होती है, गंदगी एक तरफ बैठ जाती है और हमारी धातु एक तरफ आ जाती है, ठीक है। इसको हम विद्युत अपघटन को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये हमारा आगे भी आएगा विद्युत अपघटन, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, इसका डायग्राम भी देखेंगे, इसको सीखेंगे भी ये कैसे होगी। दूसरा हमारा मध्य क्रियाशील धातु। तो देखो, मध्य क्रियाशील जो धातुएं होती हैं वो दो रूपों में पाई जाती हैं, और रूपों में पाई जाती हैं लेकिन मुख्यतः दो रूपों में पाई जाती हैं। पहला कार्बोनेट आयस्क के रूप में और दूसरा सल्फाइड आयस्क के रूप में, ठीक। अब इन दोनों से धातु का निष्कर्षण करने के तरीके भी अलग अलग हैं। जो हमारा कार्बोनेट आयस्क के रूप में जो पाई जाती हैं उसको हम करते हैं निस्तापन द्वारा, और जो हमारा सल्फाइड आयस्क के रूप में पाई जाती है उसको हम करेंगे भर्जन द्वारा, ठीक। अब ये निस्तापन और भर्जन ये क्या होते हैं, दरअसल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो नंबर में यही आता है। भर्जन तथा निस्तापन में अंतर लिखिए, भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भर्जन और निस्तापन। तो देखो, इन दोनों में ही हम क्या करते हैं, इन दोनों में हम अयस्क को, ये जो हमारा सांद्रित अयस्क है, सांद्रित अयस्क मतलब जो हमने अभी अयस्क का सांद्रण किया था, तो ये जो प्राप्त हुआ था हमें चुंबकीय विधि द्वारा या पीस कर छान कर जो हमें प्राप्त हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, दोनों ही विधि में। लेकिन कंडीशंस क्या होती हैं। अगर बात करें निस्तापन की, तो ये वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, और अगर बात करें भर्जन की तो इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। अब आप कहोगे वायु के बिना कैसे गर्म कर लेंगे, तो ऐसे बहुत सारे वो होते हैं, जैसे ऑटोक्लेव हो गया, इसके अलावा जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो वो अपने औजार वगैरह को जिस इंस्ट्रूमेंट में डाल के करते हैं वो एक ऑटोक्लेव होता है, उसके बड़ा रूप भी हो सकता है। कुकर है, उसमें भी वायु की अनुपस्थिति में करते हैं, ठीक है ना, ढक्कन लगा देते हैं तो वायु नहीं पहुंच पाती, तो इस तरह से वो भी वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, निस्तापन बोलेंगे। तो इस तरह से इसको गर्म किया जाता है, किसको, सांद्रित अयस्क को, जो हमारा अयस्क साफ होकर आया है उसको हम इस तरह से गर्म करेंगे वायु के बिना, तो हमारा क्या कहलाएगा, निस्तापन कहलाएगा। अच्छा, गर्म कितना करें, तो उसको हमें उसके गलनांक से कम ही रखना है टेम्परेचर, मतलब कि वो गले ना, धातु अगर हमारी गल जाएगी तो फिर तो वो और अच्छे से मिल जाएगी अशुद्धि से, तो इसलिए हमें गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म करना है, जिससे क्या होगी, वो जो अशुद्धि होगी वो मेल्ट होकर अलग हट जाएगी, और धातु हमारी हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होती है तो वो हमारी सेफ बनी रहेगी, ठीक है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है इस ब्रैकेट में। तो देखो, वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को, ये वाला जो हमें प्राप्त हुआ था, उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना ही निस्तापन कहलाता है, ठीक है। तो धातु क्या होती है, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। अब दूसरा सल्फाइड अयस्क वाला, हालांकि इसमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन तो मिलती है, बहुत कम मात्रा में मिलती है, हम वायु की अनुपस्थिति ये भी लिख सकते हैं वायु की बहुत कम मात्रा में या बहुत नियंत्रित मात्रा में, ठीक है ना, लेकिन वायु की अनुपस्थिति यूज करोगे चलेगा। हाँ, तो सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क क्या होता है, भर्जन होता है। इसमें क्या होता है, वायु की उपस्थिति में ही करते हैं भर्जन, मतलब भूनना, ठीक है। जैसे चूल्हे में कोई चीज भूनते हैं ना, तो चूल्हे में वायु भी मिलती है और आलू वगैरह भी भूनते रहते हैं, तो सेम कंडीशन वही है, भर्जन मानते हैं भूनना, वायु की उपस्थिति में गर्म करना। गर्म भी कितना करेंगे, गलनांक बिंदु से कम, ठीक है, ताकि धातु गले ना। तो वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म करना ही भर्जन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या मिलेगा, धातु ऑक्साइड मिलेगा। तो दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिलता है, धातु ऑक्साइड मिलता है। कार्बोनेट अयस्क में भी धातु ऑक्साइड मिलता है और सल्फाइड अयस्क में भी धातु मिलेगा, ठीक है। इसमें भी धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ और इसमें भी धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब जब ये धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ है तो इस धातु ऑक्साइड का करेंगे क्या, तो देखो, ये जो हमारा धातु ऑक्साइड है इसको हम अपचयित करेंगे। अपचयित मतलब गर्म करेंगे, और वो भी किसके साथ, या तो हम कार्बन के साथ कर सकते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कर सकते हैं, या H2 के साथ कर सकते हैं।
अब इनके साथ गर्म करने का फायदा क्या होगा, देखो जैसे ये धातु ऑक्साइड है ZnO, ये धातु होगी Zn हमारी, और ऑक्सीजन से मिल गया तो क्या होगा धातु ऑक्साइड। इसको कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन को लेकर अलग हट जाएगा, CO बन जाएगा, और Zn हमारा अलग बचा रहेगा, तो ये हमारी धातु प्राप्त होगी और ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो गया। इसके अलावा CO से क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, CO इस O को लेकर CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 से कराएंगे तो H2 इस O को लेकर H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये धातु ऑक्साइड को हम फिर से रिएक्शंस करा के आगे धातु प्राप्त करते हैं। हालांकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है काफ़ी खतरनाक होती है, ये इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि जैसे फास्ट कार्ड वगैरह होते हैं उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है ज़्यादातर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी जो हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ले जाता है पूरी बॉडी में, उस हीमोग्लोबिन से स्थायी बॉन्ड बना लेती है, और स्थायी बॉन्ड बना लेगी तो क्या है कि वो हीमोग्लोबिन बेकार हो गया, फिर वो और ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता है। तो इस तरह से इसका कम ही यूज करते हैं। अब देखिए, तो धातुओं के निष्कर्षण में हमने अधिक क्रियाशील वाले देख लिए, मध्य क्रियाशील देख लिए, अब हमारा कौन सा चलेगा, कम क्रियाशील, ये नीचे वाले। ठीक, हाइड्रोजन से मोस्टली नीचे वाले क्या होते हैं, ये कम क्रियाशील में आते हैं। तो देखो कुछ इतनी कम क्रियाशील धातु होती हैं वो किसी क्रिया ही नहीं करती, स्वतंत्र जैसी हैं वैसी ही मिलती हैं, इतनी कम क्रियाशील होती हैं, जैसे Au और Ag। ठीक, इस टाइप की जो है, Au तो बिल्कुल ही नीचे है, सबसे कम क्रियाशील है, ठीक है ना, Ag भी नीचे ही है। तो Au और Ag क्या है, सबसे कम क्रियाशील होने के कारण ये क्या होती है, स्वतंत्र रूप में मिलती हैं। लेकिन कुछ और हैं जैसे Hg है, Cu है, ठीक है, ये सब क्या होती हैं, ये सल्फाइड एस के रूप में मिलेंगी। ठीक है, और सल्फाइड एस को कैसे प्राप्त करते हैं, सल्फाइड एस को करते हैं हम भर्जन द्वारा। तो इसको भी कैसे करेंगे, भर्जन के द्वारा ही करेंगे, मतलब कि इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हम तीनों चरणों में धातु का निष्कर्षण करेंगे या धातु कर्म करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा था, अयस्क का सांद्रण किया था, मतलब गैंग को पृथक किया था, अयस्क मिल गया था। अब उस अयस्क को हमने उस अयस्क में से धातु को और अलग किया। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे थे, तीन प्रकार से करते थे, अलग अलग कैटेगरी की धातुओं को अलग अलग तरह से करते थे। अधिक क्रियाशील वालों को विद्युत अपघटन द्वारा, मध्य क्रियाशील वाले दो रूप में पाए जाते थे तो वो भर्जन और निस्तापन द्वारा करते हैं, और कम क्रियाशील वाली कुछ स्वतंत्र पाई जाती हैं और कुछ सल्फाइड एसिड के रूप में पाई जाती हैं जिनको हम भर्जन द्वारा प्राप्त करते हैं। अब बचा हमारा, जब हमारा ये जो धातु है जब प्राप्त हो जाएगी फिर उसको और थोड़ा सा साफ करना होता है। उसको साफ करने के लिए हम बोलते हैं धातुओं का परिष्करण या शोधन। तो देखो इसके कई तरीके हैं, जैसे द्रवीकरण, विलोडन, विद्युत अपघटन विधि द्वारा। तो जो हमारी जो सिलेबस के अंतर्गत है, जो एनसीईआरटी सिलेबस है हमारा, उसमें विद्युत अपघटन विधि है, बाकी विधि नहीं है, तो हम सिर्फ विद्युत अपघटन विधि को ही देखेंगे। ठीक है ना, विद्युत अपघटन विधि हमारे यहाँ पे भी आई थी और इसको यहाँ पे भी आई है, तो इसको हम डिटेल में, विद्युत अपघटन विधि को थोड़ा डिटेल में देखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है अक्सर कर। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हमारा एक बर्तन नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, कंटेनर होता है, जिसमें हम दो इलेक्ट्रोड बनाते हैं। पहला इलेक्ट्रोड होता है हमारा कैथोड, और ये किसका होता है, ये शुद्ध धातु का बना होता है। जैसे धातु के तौर पर हमने कॉपर ले रखी है, ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, शुद्ध कॉपर का बना दिया। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है हमारा अशुद्ध कॉपर का, जिसमें से हमें धातु प्राप्त करनी है, तो ये हमारा हो गया अशुद्ध कॉपर का। होता क्या है कि अशुद्ध कॉपर या अशुद्ध धातु वाला जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है उसको हम जोड़ते हैं बैटरी के धन सिरे से, और जो शुद्ध धातु वाला होता है, जैसे शुद्ध कॉपर वाला, एग्जांपल के तौर पे धातु को हम कॉपर लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये कॉपर का हम कर रहे हैं, तो हमने क्या ले लिया, इसको कॉपर के बनाए हैं। तो शुद्ध जो कॉपर है उसका हमने बना दिया कैथोड। कैथोड का मतलब क्या होता है, जब बैटरी के ऋण सिरे से किसी इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं तो वो हमारा कहलाता है कैथोड, और बैटरी के जब धन सिरे से किसी इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं तो वो हमारा कहलाता है एनोड। ठीक है, तो एनोड कैथोड क्लियर हो गया। तो हमने इसको बना दिया कैथोड क्योंकि ये ऋण सिरे से जोड़ दिया, और इसको बना दिया हमने एनोड क्योंकि इसको जोड़ दिया धन सिरे से। अगर हम इसको एक्सचेंज कर देंगे तो इनके नाम भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है, ये यहाँ पर कुंजी है, जैसे ही हम इस कुंजी को बंद करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होने लगेगा। अब होगा क्या, देखिए हम इसमें एक लिक्विड लेंगे, और वो लिक्विड कौन सा होगा,
वो हमारा होगा इसी धातु का लवण का विलयन। जैसे हमने ये कॉपर ले रखा है, तो कॉपर के लवण का विलयन क्या होगा, CuSO4। तो हमने कॉपर सल्फेट ले लिया इसमें, ठीक है। जब कॉपर सल्फेट लिया है तो ये क्या होगा, कॉपर सल्फेट इसमें टूट जाएगा आयनों के रूप में, जैसे Cu2+ और SO4 2-, ये दो आयनों में टूट जाएगा। अब होगा क्या, जब इसमें विद्युत प्रभावित होगी तो माइनस से जुड़ा ये वाला इलेक्ट्रोड, तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब ये नेगेटिव से जुड़ा तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा, और इस नेगेटिव पर अट्रैक्ट क्या होगा, इसका Cu2+ इस पर अट्रैक्ट होगा, और ये क्या होगा, इस पर आके इसके चारों ओर चिपकने लगेगा। जितना भी विलयन में Cu2+ है वो सब आके कहाँ अट्रैक्ट होगा, इस माइनस प्लेट पर अट्रैक्ट होगा, और ये Cu2+ वाला है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये सारा Cu जितना भी वो इस पर जमने लगेगा चारों ओर। अब SO4 2- है, इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास कॉपर नहीं रहा, तो इस अशुद्ध कॉपर का जो हमने एनोड बना रखा है, इसमें से Cu2+ निकल के इसको बैलेंस करेगा। अब ये Cu2+ क्यों आया, तो देखिए ये हमारा प्लस से जुड़ा हुआ है, तो जो कॉपर होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन इस प्लस वाले को दे देगा। क्यों देगा, क्योंकि माइनस प्लस में अट्रैक्शन होता है, तो इस प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन करेगा, जो इसमें कॉपर है। तो कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसी को देकर, जो कि इसकी तरफ आने लगेंगे, वो इसमें आ जाएगा Cu2+ के रूप में, और ये Cu2+ किसको बैलेंस करेगा, इसको करेगा, और ये Cu2+ फिर से कहाँ जाने लगेगा, इधर जाने लगेगा, और इसकी फिर से पूर्ति क्या करेगा, फिर से इसमें Cu2+ आएगा। तो इस तरह से इसमें से Cu2+ इसमें आता है इसके लिए, और वो नेगेटिव की तरफ चलने लगता है फिर, ठीक है, इस पे आ जाता है, फिर से अकेला रह जाता है, इसकी पूर्ति के लिए फिर से Cu2+ आता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये इस तरफ क्यों आते हैं, क्योंकि माइनस की वजह से। जब ये Cu2+ इस तरह आएगा तो इसके साथ साथ गंदगी भी आएगी, वो गंदगी क्या होगी, वो हमारी नीचे गिरने लगती है, यहाँ पर बैठने लगती है। इस अशुद्धि को ही हम क्या बोलेंगे, एनोड पंक बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एनोड पंक। तो विद्युत अपनी विधि में जो अशुद्धि नीचे बैठ जाती है, एनोड के नीचे बैठ जाती है, वो हमारा एनोड पंक कहलाता है, ठीक है। अब ये पूरी चीज इसको लिखोगे कैसे, तो उसके लिए पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप नोट्स कर सकते हो और फिर इसको सेम टू सेम डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संक्षारण। संक्षारण में क्या होता है कि धातु की जो ऊपरी सतह होती है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। वो जो नष्ट क्यों होती है, तो जैसे ऑक्सीजन की वजह से, नमी में पानी की वजह से, ठीक। इसके अलावा कोई भी रसायन वगैरह हो सकते हैं जैसे अम्ल वगैरह, उससे क्या होता है, ये धातुओं की जो ऊपरी सतह होती है वो धीरे धीरे क्रिया करके अलग अलग पदार्थों में बदलती रहती है, और इस तरह से हमारी धातु धीरे धीरे नष्ट होती रहती है, ठीक है। जैसे लोहे पे जंग लगना, ठीक है। लोहे पे जंग कैसे लगती है, ये हमारा लोहा है Fe, ये ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में है ही है। इसके अलावा जब बरसात पड़ती है तो नमी भी खूब रहती है, पानी उससे मिल जाता है हमारा, और इस तरह से मिलके क्या बन जाती है, हमारी जंग बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा चांदी हमारी मलिन हो जाती है, काली सी पड़ जाती है, कॉपर के ऊपर हरी रंग की एक परत सी जम जाती है, ये सब क्या संक्षारण के एग्जाम्पल है। अब बात यह है कि संक्षारण को रोका कैसे जाए, तो देखो उसके ये तरीके हैं। जैसे पहला है यशद लेपन या गैल्वेनीकरण। इस पर क्या होता है, लोहे के ऊपर हमें जिंक की परत चढ़ानी होती है, ठीक है। लोहे पे जब जिंक की परत चढ़ा जाती है तो उसी को हम बोल देते हैं यशद लेपन या गैल्वेनीकरण। ये क्या होता है, ये विद्युत अपकरणीय विधि की ही तरह कुछ कुछ होता है। इसमें क्या करते हैं, हम एक इस तरह से कंटेनर लेते हैं, उसमें इसको थोड़ा साइड में बना लेते हैं, देखिए ये हमारा कंटेनर है, इधर हमने एक इलेक्ट्रोड बनाया और एक इलेक्ट्रोड बनाया इधर। ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये हमारा लोहे का Fe, ठीक, और ये इलेक्ट्रोड है हमारा जिंक का Z। अब जिस पर हमें परत चढ़ानी होती है उसको हम रखते हैं माइनस से जोड़ते हैं, ठीक है। तो माइनस से हमने किसको जोड़ दिया, Fe को, क्योंकि हमें परत चढ़ानी है माइनस पर, तो होगा, और इसको जोड़ देंगे हम जिंक को प्लस से। तो जिंक क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में Fe के पास आएगा और इससे इलेक्ट्रॉन लेकर इसी के ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है। तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, जिंक ही चिपट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जिंक की परत चढ़ जाती है इस पे, इसी को हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण, ठीक है। दूसरा है हमारा
मिश्र धातु में बदलना। मिश्र धातु हमने पीछे देख चुकी है। मिश्र धातु में क्या होता है, दो या दो से अधिक तरह की धातुओं को हम मिला के, उसको गला के, पिघला के और फिर उनको मिला देते हैं, जिससे हमारी मिश्र धातु बन जाती है। जैसे पीतल वगैरह होगी, ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉपर और जिंक वगैरह से मिला दिया। इसके अलावा नेक्स्ट तरीका हमारा उस पर पेंट करके, रंग के लोहे वगैरह पे हम पेंट कर देते हैं। उससे क्या होता है, ना तो नमी उसके संपर्क में आ पाती, ना ऑक्सीजन संपर्क में आती, और हमारी धातु सेफ बची रहती है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा ग्रीस या तेल लगा कर। ग्रीस या तेल की वजह से क्या होता है, वायु की नमी वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह इसके संपर्क में नहीं आ पाती है। तो इस तरह से ये हमारे संक्षारण से सुरक्षा के तरीके हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और पार्ट 1 पार्ट 2 भी आपने देख ही लिए होंगे। तो इस तरह से इसके नोट्स बना के इनको लर्न कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो आएंगे हमारे, वो क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज आएगी। उसमें जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो डेफिनेशंस वाले नहीं होंगे। डेफिनेशंस तो सीधी सीधी ये डेफिनेशन यहाँ से उतार ही दोगे, संक्षारण क्या होता है, संक्षारण से सुरक्षा क्या होती है, ये सीधा उतार दोगे, ठीक है। उसमें थोड़े ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा लीक से हटके होंगे, जिनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। थैंक यू।